वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस पावर पैक्ड क्लास में हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं, जिसको प्राइमरी एक्टिविटीज कहा जाता है। वो आधार जिस पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। हंटिंग से लेकर हर्डिंग तक, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से लेकर कमर्शियल फार्मिंग तक, सब कुछ आसान भाषा में एग्जाम्पल्स और मैप्स के साथ में। सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स। शुरू करते हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का सबसे स्कोरिंग चैप्टर, चाहे वो बोर्ड्स हो या फिर सीयूईटी एग्जाम हो। आर्थिक क्रिया क्या होती है? मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है। ऐसी कोई भी क्रिया, अब यहाँ पर हम इल्लीगल एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, बट ऐसी सभी क्रियाएं जिनसे मानव को आय प्राप्त होती हो वो कहलाती है आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रियाएं जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है एज पर योर सिलेबस। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, लेकिन पंचम क्रियाएं भी होती है जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है। तो ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्रियाएं हो गई, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। अब ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं जिनमें से आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं प्राथमिक क्रियाएं, जिसको प्राइमरी एक्टिविटीज कहा जाता है। तो अब ये प्राथमिक क्रियाएं क्या है, कैसे ये सब एक दूसरे से अलग है, तो आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे हम द्वितीयक भी पढ़ेंगे, तृतीयक भी पढ़ेंगे और चतुर्थ क्रिया भी पढ़ेंगे। तो प्राथमिक क्रिया जो कि प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण पर निर्भर करती है, नेचर पर निर्भर करती है कि मानव जो है वो अपना गुजारा उन चीज़ों पर डिपेंडेंट होके करता है जो कि उसके आसपास के नेचर में, आसपास के पर्यावरण में उपलब्ध है। कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो, या कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनका प्रयोग मानव करता है प्राथमिक क्रिया के अंदर? तो उपयोग के संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री या फिर खनिजों के विषय आदि, ये सभी जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। चाहे लैंड हो, वाटर हो, वेजिटेशन हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या फिर माइनिंग हो, इसके अंतर्गत सम्मिलित कार्य क्या क्या है? तो आदिम काल की हम बात करें, मानव समाज के उस दौर की बात करें जब मानव सिर्फ आखेट करता था, मतलब शिकार करता था, भोजन संग्रहण करता था। पशुचारण बहुत बाद में चालू हुआ जब मानव को लगा कि सिर्फ आखेट और भोजन संग्रहण से उनकी लाइफ नहीं चल सकती। तो आखेट और भोजन संग्रहण सबसे आदिमकालीन प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत था। फिर समय के साथ जैसे जैसे इंसानों को रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ 2 एक्टिविटीज़ पर हम पूरे साल निर्भर नहीं रह सकते, उन्हें खाने पीने के लिए और भी चीज़ें चाहिए, तो फिर उन्होंने पशुचारण चालू किया। जो पशु पालते थे वो उनसे उनको दूध उत्पादन होता था, उनको मांस मिलता था। फिर मछली पकड़ना शुरू किया, वनों से लकड़ी काटना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ वैसे वैसे कृषि करना चालू किया, और फिर खनन भी चालू हो गया जब टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी थोड़ी एडवांस हो गई। तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ है ये किसके अंतर्गत आ रही है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ रही है। अब ये जो आखेट शब्द है, कई बार हो सकता है आपको ये शब्द कंफ्यूज करे। तो आखेट का क्या मतलब है? शिकार। याद रखिएगा, हंटिंग जिसको हम बोलते हैं उसको आखेट भी कहा जाता है और शिकार भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि भोजन संग्रहण, फूड गैदरिंग किन एरियाज में किया जाता था, तो इन एरियाज को मुख्यतः 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? सबसे पहला है उच्च अक्षांश के क्षेत्र और दूसरा है निम्न अक्षांश के क्षेत्र। अब उच्च अक्षांश के क्षेत्रों की बात करें तो इसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिण चिली आते हैं। उत्तरी कनाडा आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है इसके अंदर, और यूरेशिया का क्या मतलब है? यूरोप और एशिया दोनों का मिलके जो भाग है, ये जो टुंड्रा प्रदेश है, यहाँ पर भी ये प्राइमरी एक्टिविटीज फूड गैदरिंग होती थी। नेक्स्ट है निम्न अक्षांश के क्षेत्र, मतलब लोअर लैटिट्यूडनल प्लेसेस जो है वो, जिसमें अमेजन बेसिन हो गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं मानचित्र पर। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, अफ्रीका का ये पार्ट आप देख सकते हैं। फिर है ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, और ये जो एशिया का भाग है यहाँ पे, ये सभी वो क्षेत्र है जहाँ पर फूड गैदरिंग की जाती थी, भोजन संग्रहण किया जाता था। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आधुनिक समय में भोजन संग्रहण जो है उसका व्यापारीकरण भी हुआ है।
पहले तो लोग खाने के लिए चीज़ें इकट्ठा करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, चीज़ों का कमर्शलाइजेशन हुआ, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें बाज़ार में बेचने से उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, या उस टाइम पे वस्तु विनिमय चलता था कि एक वस्तु दी और दूसरी वस्तु ले ली। तो छाल जिसका व्यापारीकरण हुआ, जिसको बाग कहते हैं हम, और इसका उपयोग होता है कुनैन तैयार करने में, चमड़ा तैयार करने में और कार्क के लिए। नेक्स्ट है पत्तियों का उपयोग। पत्तियों का उपयोग किस में होता है? पेय पदार्थ में होता है, दवाइयों में होता है, कांतिवर्धक वस्तुएं जो कि कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, तो कॉस्मेटिक्स में भी पत्तियों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो छाल हो गई, पत्तियां हो गई, रेशे हो गए, दृढ़ फल हो गए, या फिर पेड़ के तने, इन सब से इन लोगों को कुछ ना कुछ उस चीज़ के बदले मिलता था। फिर रेशे से क्या बनता था? कपड़ा बनता था। दृढ़ फल जिसको हम नट्स भी बोलते हैं, जिनकी शेल जो है, आउटर शेल काफ़ी कठोर होती है। दृढ़ का क्या मतलब है? कठोर शेल होती है बाहर की, और इससे क्या मिलता था? भोजन और तेल का निर्माण होता था। फिर है पेड़ के तने, जिनका उपयोग रबड़ के लिए, बलाटा के लिए, होम्योपैथिक दवाइयों का निर्माण करने के लिए, गोंद एवं राल बनाने के लिए, राल का क्या मतलब है? रेजिन्स, तो ये सब बनाने के लिए इन सभी चीज़ों का व्यापारीकरण हुआ समय के साथ। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि च्युइंगम जो आप हमेशा खाते रहते हैं, अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि राह चलते कहीं भी आपने च्युइंगम थूक दी, लेकिन च्युइंगम फेंकने का भी अपना एक तरीका होता है कि आपको उसको क्या करना है? टिश्यू पेपर में रैप करना है, फिर फेंकना है। क्योंकि सोचिए, कोई भी राह चल रहा है, उसके जूते पर चिपक जाती है, किसी के कपड़े पर चिपक जाती है, या फिर जो कचरा बीनने वाले होते हैं उनको भी समस्या होती है। तो अब ये जो च्युइंगम है, उसका जो शेष भाग बचता है च्युइंगम चूसने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? चिकल बोलते हैं। और चिकल का निर्माण किससे होता है? ज़ैपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट है पशुपालन। अब पहले लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ भोजन संग्रहण कर रहे थे, जो पत्तियां हैं, फल है, कंदमूल है, उनको इकट्ठा करके खाते थे। फिर पशुपालन करना चालू किया। क्यों? क्योंकि आखेट या शिकार से उनका जीवन संभव न होने पर उन्होंने स्थानीय पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और फिर भौगोलिक परिस्थिति और तकनीकी प्रगति के आधार पर आज पशुपालन 2 रूप में होता है। अब ये 2 रूप कौन कौन से हैं? पहला तो है निर्वाह, और दूसरा है व्यापक या फिर व्यावसायिक, मतलब सब्सिस्टेंस हो गया एक, तो दूसरा है कमर्शियल। अब ये जो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल, तो सब्सिस्टेंस जो है वो खुद के लिए चीज़ें की जाती है, चाहे वो कोई भोजन संग्रहण की जो चीज़ें इकट्ठा कर रहा है। फिर हमने देखा भोजन संग्रहण में कुछ चीज़ों का व्यापारीकरण हुआ, तो जब व्यापारीकरण हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो वो किस में आती है? कमर्शियल में आ जाती है। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार का पशुपालन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है चलवासी पशुचारण, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। तो चलवासी पशुचारण जो है वो एक प्राचीन जीवन निर्वाह का तरीका है, काफ़ी पुराना है, आदिम काल की हम बात कर रहे हैं, जब धीरे धीरे ये चीज़ें स्टार्ट हुई, जिसमें क्या होता था कि जो पशुपालक है वो पानी और चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था अपने पशुओं के साथ में। अब क्षेत्र अलग अलग होते हैं, क्षेत्रों का क्लाइमेट, जलवायु अलग अलग होती है, तो हर क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पशु है वो भी अलग होंगे। तो जिनके पास जिस क्षेत्र के अंदर जो पशु है, वो जो पशुचारक होते थे, वो उन्हीं के साथ में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते थे। तो चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह तरीका है, जिसमें पशुपालक पानी या चारागाह की उपलब्धता के अनुसार अपने पशुओं के साथ साथ जगह बदलते रहते थे, और इनके तय चारागाह क्षेत्र होते थे। इनके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन से? उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप और मंगोलिया, मध्य चीन तक। फिर हमें यहाँ पर मानचित्र भी दिख रहा है कि ये जो उत्तरी अफ्रीका है, यहाँ से लेकर वो मंगोलिया, मध्य चीन तक जाते थे। यूरोप और एशिया का टुंड्रा क्षेत्र, ये जो प्रदेश है, यूरेशिया वाला टुंड्रा प्रदेश, यहाँ पर भी ये लोग क्या करते थे? नोमैडिक हर्डिंग करते थे, अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। ये जो हम भाग देख रहे हैं दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का, और मेडागास्कर जो कि यहाँ पर है, इनके अंदर भी क्या होता था? चलवासी पशुचारण होता था। तो हमने मानचित्र में देखा कि अफ्रीका का उत्तरी भाग हो गया,
और मध्य एशिया का भाग जिसमें मंगोलिया आता है, फिर मेडागास्कर और पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका के अंदर यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश जहाँ पर जलवासी पशुचारण होता था। अब ये जो चारागाह ढूंढते थे उनके लिए इन चलवासी पशुचारकों को बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता था, बहुत लंबी दूरियां तय करनी पड़ती थी। तो वो कुछ जानवरों पर बैठकर सवारी करते थे, कुछ पैदल भी जाते थे। तो ये जो लंबी दूरियां हैं इतने हार्श क्लाइमेट में, हमने जैसा कि बात किया कि कुछ ठंडे प्रदेश हो गए, उष्णकटिबंधीय प्रदेश हो गए, तो ऐसे क्षेत्रों के लोग इतनी लंबी दूरियां तय करते थे सिर्फ अपने जीवन का गुजारा करने के लिए। तो आज तो हमारे पास कितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, साइंस में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, तो इससे हमारा जीवन क्या है, इजी हो गया है। लेकिन पहले के समय पर लाइफ इतनी इजी नहीं थी, लोग स्ट्रगल करते थे सिर्फ अपने खाने पीने के जुगाड़ के लिए। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु है। जैसा कि मैंने अभी बताया, हर जगह अलग अलग पशु पाए जाते थे एज पर क्लाइमेट, एज पर जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय और बैल प्रमुख पशु है। और दूसरा हम बात करें सहारा और एशिया के मरुस्थल की, तो यहाँ पर भेड़, बकरी और ऊंट जो कि कम पानी में बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। फिर है तिब्बत और एंडीज में यॉक और लामा, ये वहाँ के प्रसिद्ध पशु थे। फिर आर्कटिक क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर रेंडियर नाम का एक जानवर पाया जाता था जो कि कुछ हिरण के समान दिखता है। तो ये सभी जानवर इन क्षेत्रों के अंदर पाले जाते थे और इन्हीं के साथ एक जगह से दूसरी जगह पशुचारकों द्वारा जाया जाता था। अब नेक्स्ट आता है ऋतु प्रवास, कि कैसे ऋतु चेंज होते ही, जैसे ही सीजन चेंज होता है वैसे ही माइग्रेशन होता था। जैसे कि ठंडी ऋतु है, ग्रीष्मकाल हो गया, फिर सर्दियां आ गई, तो इस हिसाब से कब वो पशुचारक जो है वो एक क्षेत्र से दूसरे जगह जाते थे। तो सीजनल माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो गर्मियों में पशुपालक क्या करते थे, मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ चले जाते थे, क्योंकि वो जो जानवर हैं वो कौन से क्षेत्र के लिए बने हैं, ठंडे प्रदेशों के लिए बने हैं। तो इसीलिए इनको मैदानी क्षेत्र से कहाँ जाना पड़ता था, पर्वतीय चरागाहों की ओर जाना पड़ता था। और सर्दियों में क्या करते थे, पर्वतों से वापस लौटकर मैदानों की तरफ आ जाते थे। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि मैदानों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, कब, गर्मियों के अंदर, और सर्दियों में इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों से कहाँ वापस आ जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों के अंदर। अब अगर हम भारत में एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र सीजनल माइग्रेशन करते हैं अपने पशुओं के साथ में, तो ये हैं हिमालयी क्षेत्रों के गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। अब ये जो नोमैड्स है ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और यही सीजनल पैटर्न जो है ये अपनाते हैं कि गर्मियों में कहाँ से, मैदानी क्षेत्रों से पर्वतों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र है जहाँ पर ठंड पड़ती है गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, इसीलिए इन नोमैड्स को वापस कहाँ आना पड़ता है, मैदानी क्षेत्रों के अंदर। नेक्स्ट है टुंड्रा प्रदेश, कौन सा, एशिया और यूरेशिया का जो हमने ऊपरी भाग देखा उसको टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। तो गर्मियों में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं क्योंकि उत्तर में क्या है, ठंड पड़ती है, और सर्दियों में उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं क्योंकि इसी उत्तर वाले क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये प्रवास हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, आज जलवासी पशुचारण क्या है, घट रहा है। इसका क्या कारण है, एक तो राजनीतिक सीमाएं तय हो गई, दूसरा है नई बस्तियों की योजनाओं के कारण कि हर देश की अपनी राजनीतिक सीमाएं हैं, हर प्रदेश की अपनी राजनीतिक सीमाएं हैं। तो जो सीमा लांघना है, सीमा क्रॉस करना है, वो बहुत ही अब जटिल है और उसके लिए क्या लगता है, आजकल हम वीज़ा बनवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पहले चलती थी कि बहुत लंबी दूरियां तय करके लोग क्या करते थे, अपने पशुओं के साथ में माइग्रेशन करते थे। लेकिन समय के साथ ये एक्टिविटी घट गई। तो समय के साथ अगर जलवासी पशुचारण घटा है, सीजनल माइग्रेशन घटा है, तो कौन सी एक्टिविटी बढ़ी है उसकी हम बात करेंगे आगे। वो है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। इसका क्या मतलब है, वाणिज्य पशुधन पालन। अब कमर्शियल शब्द आ गया यहाँ पर, इसका क्या मतलब हुआ, वो सारी चीज़ें जो आपको पशुधन से प्राप्त हो रही है, चाहे वो पशुओं का दूध हो, दूध से बनने वाली चीज़ें हो, खाल हो या फिर ऊन हो, ये सारी चीज़ें क्या है, कमर्शियल पर्पज़ से यूज़ की जाती है और इनको बेचा जाता है।
तो वाणिज्य पशुधन पालन जो कि चलवासी पशुचारण से अधिक व्यवस्थित था, पूंजी प्रधान और पश्चिमी मॉडल पर आधारित था। अब ये जो तरीका है लाइवस्टॉक रियरिंग का, इसमें पैसा भी लगता था और एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता था इसका, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली की जाती थी। जैसे कि जो फार्म है, मतलब जो खेत होते थे वो स्थायी होते थे, बड़े क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर नियंत्रित चराई कराई जाती थी। मतलब कोई एक खेत है, मान लीजिए इतना खेत है और इसको आपने क्या किया, कुछ टुकड़ों में बांट दिया। तो यहाँ पर अब क्या होता था, नियंत्रित चराई की जाती थी। अब ये जो खेत है, मान लीजिए इस पोर्शन में अभी पशुओं को रखा गया है जो कि सिर्फ 100 पशुओं का पेट भर सकता है, लेकिन यहाँ अगर 200 पशु रख दिए तो क्या होगा, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो चारागाह है, वो उन पशुओं के लिए क्या होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। तो इसीलिए जो क्षेत्र है उसकी क्षमता के अनुसार ही पशुओं को पाला जाता था और पशुओं की संख्या निर्धारित की जाती थी। इसीलिए पशुओं की संख्या क्या है, चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती थी कि जितनी इसकी क्षमता है उतने ही पशु रखे जाते थे। फिर है ये एक विशिष्ट गतिविधि होती है जिसमें सामान्यतः एक ही प्रकार के पशु जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े, रेंडियर आदि पाले जाते थे। हमने जैसा कि अभी जस्ट बात की थी कि कौन से क्षेत्र के अंदर किस प्रकार के पशु पाले जाते हैं, तो उन्हीं क्षेत्रों की बात हो रही है कि इन फार्म्स में एक ही टाइप के पशु रखे जाते थे, जिसमें एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। अब इन पशुओं से प्राप्त क्या क्या होता था, मांस प्राप्त होता था खाने के लिए, ऊन प्राप्त होता था, खालों को वैज्ञानिक रूप से संसाधित कर विश्व बाजारों में निर्यात किया जाता था। अब जो एक्सपोर्ट है वो एक बहुत ही बड़ी कमर्शियल गतिविधि है। क्या है, एक्सपोर्ट। तो ये जो मांस, खाल, ऊन हो गया, इन सब का एक्सपोर्ट किया जाता था अदर कंट्रीज़ में, अदर क्षेत्रों के अंदर। तो पशु फार्मों में किन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता था, क्योंकि ये जो है पशु जितने भी वो पाल रहे हैं वो क्या है, उनके जीवन का आधार है, उनकी आर्थिक गतिविधि है। तो अब ये जो आर्थिक क्रिया का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो सोर्स है, सोर्स कौन हुए, ये जानवर ही हुए ना। तो अब इनका ध्यान रखना पड़ेगा। किन मामलों में ध्यान, कि पशु फार्म में प्रजनन सही तरीके से हो, जननिक सुधार हो, क्योंकि जो पशु है उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी, तभी उनका कॉमर्स क्या होगा, और ज़्यादा विस्तृत होगा। फिर रोग नियंत्रण, ताकि पशु बीमार ना हो, एक पशु बीमार हो जाए फिर बीमारियां फैल जाए तो इनकी आर्थिक क्रियाओं में क्या होगा, बाधा आएगी। फिर पशु स्वास्थ्य पर ध्यान रखना कि जो भी प्रोडक्ट्स इन पशुओं से मिल रहे हैं, अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी यहाँ पर। फिर है विशेष ध्यान दिया जाता था इन सारी एक्टिविटीज़ में, चाहे वो प्रजनन हो गया, चाहे स्वास्थ्य हो गया, या फिर रोग नियंत्रण हो गया। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है जहाँ पर लाइव स्टॉक रियरिंग की जाती थी फॉर कमर्शियल पर्पस, क्या हुआ, वाणिज्य पशुधन पालन जो है कहाँ कहाँ किया जाता था। मुख्य क्षेत्र हो गया न्यूजीलैंड, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और यूएसए। अगर हम मानचित्र पर देखें तो हम देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका का ये भाग, यहाँ पर लाइव स्टॉक रियरिंग की जाती थी। उत्तरी अमेरिका का ये भाग हम देख सकते हैं, और दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग हो गया। फिर मध्य एशिया का ये वाला भाग जहाँ पर लाइव स्टॉक रियरिंग की जाती थी। दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट हो गया जहाँ पर लाइव स्टॉक रियरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में की जाती थी, और इससे मिलने वाले जितने भी पदार्थ थे उनका एक्सपोर्ट किया जाता था अदर कंट्रीज़ के अंदर। अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास 2 MCQ क्वेश्चन हैं। अब इस MCQ से आपके कुछ जो तथ्य है वो भी क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट आर द रेड कॉलर वर्कर्स, मतलब लाल पोश श्रमिक क्या है। पहला ऑप्शन है कारखानों में काम करने वाले, वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, इनको क्या बोलते हैं, नीला कॉलर श्रमिक बोलते हैं। सेकंड है कार्यालयों में काम करने वाले श्रमिक, मतलब जो वर्कर्स ऑफिसेस में काम करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। थर्ड है प्राथमिक गतिविधियों में लगे श्रमिक, वर्कर्स एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, इनको कहा जाता है लाल कॉलर या फिर लाल पोश श्रमिक। याद रखना है,
नेक्स्ट एंड आखिरी क्या है, दुकानों में काम करने वाले श्रमिक, तो इनको कहा जाता है गुलाबी कॉलर वाले श्रमिक। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट प्राइमरी गतिविधियों में लगे जो श्रमिक है, वर्कर्स एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स, या फिर लाल पोश श्रमिक। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि संग्रहण गतिविधि के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, विच क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर गैदरिंग एक्टिविटीज। हमने फूड गैदरिंग की बात की थी, भोजन संग्रहण की, तो कौन सी ऐसी जलवायु सिचुएशन है जहाँ पे ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा की जाती है एंड सुटेबल भी है वहाँ का क्लाइमेट भोजन संग्रहण के लिए। ऑप्शन एक है ड्राई क्लाइमेट, सेकंड है ट्रॉपिकल एंड पोलर क्लाइमेट्स, थर्ड है डिजर्ट क्लाइमेट, फोर्थ है टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट में क्या होता है, खेती ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय जलवायु जो ट्रॉपिकल एंड पोलर क्लाइमेट्स है वो इसके लिए क्या है, ज़्यादा सूटेबल है। हमने एग्जाम्पल्स की भी बात की थी कि पोलर क्लाइमेट में हमने देखा था यूरेशिया का जो टुंड्रा प्रदेश है, ट्रॉपिकल में हमने क्या देखा था, दक्षिणी अफ्रीका का भाग देखा था। तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है किसके, उस क्लाइमेट के जो कि सूटेबल है फूड गैदरिंग एक्टिविटीज़ के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कृषि, जिसको कि एग्रीकल्चर कहते हैं। तो कृषि क्या है, भौतिक सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित एक मानव गतिविधि है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर हम पूरे विश्व की बात करने वाले हैं कि विश्व के किन क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ की जलवायु जो है एक विशेष प्रकार की कृषि के लिए सपोर्ट करती है। तो विभिन्न कृषि प्रणालियाँ जो कि जलवायु, भूमि, श्रम व तकनीक पर आधारित होती है। कृषि के लिए फर्स्ट फैक्टर क्या होना चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, सेकंड है लैंड होनी चाहिए इनफ, थर्ड है श्रम होना चाहिए, मतलब जो लेबर है वो भी इनफ होना चाहिए, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। तो इन सभी चीज़ों पर क्या आधारित है, कृषि आधारित है। कृषि के लिए ये सब बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। तो मुख्य रूप से फसलों और पशुपालन दोनों को समाहित करती है कृषि की। जिन क्षेत्रों में कृषि की जाती है वहाँ पर पशुपालन भी साथ में किया जाता है। अब अगर हम कृषि की बात करें तो इसको हम सबसे पहला जो इसका भाग है वो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसको कि निर्वाह कृषि कहा जाता है। अब ये जो निर्वाह कृषि है इसके दो टाइप है, कौन कौन से, एक तो हो गया आदिकालीन कृषि, दूसरा कौन सा है, गहन निर्वाह कृषि, याद रखिएगा, दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। अब ये जो गहन निर्वाह कृषि है इसके भी दो टाइप्स है, कौन कौन से दो टाइप, पहला रहेगा चावल प्रधान कृषि, याद रखिएगा, फर्स्ट रहेगा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि एंड सेकंड रहेगा आपका चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। क्या रहेगा, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो ये जो कृषि के टाइप है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा रहेगा आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसको कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। अब ये कहाँ पर की जाती है, तो इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कई जनजातियों द्वारा किया जाता है। पता लगेगा आपको, नाम से ही जैसे पता लग रहा है आदिकालीन निर्वाह कृषि, मतलब जो आदि मानव थे उनके समय की कृषि की हम बात कर रहे हैं, जो कि किसके द्वारा की जाती थी, कई सारी जनजातियों के द्वारा की जाती थी। क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर ये खेती प्रचलित थी और वहाँ के जनजातियों द्वारा की जाती थी। अब इस खेती के कई सारे नाम भी है, कौन कौन से, फर्स्ट है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। सेकंड नाम इसका एक और है जो कि है स्थानांतरण कृषि, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। अब यहाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होती है तो आप सीधा आंसर बता देंगे, बट अगर क्वेश्चन आता है स्थानांतरण कृषि क्या है या फिर कर्तन एवं दहन कृषि क्या है, तो इसी की जो विशेषताएं हैं किन क्षेत्रों में की जाती है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके जो नाम है एक्स्ट्रा वो भी आपने याद रखने हैं। अब जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है, जिसको हम मुख्य तौर पर स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं किन नाम से आदिकालीन खेती को पुकारा जाता है। तो अगर हम बात करें भारत के पूर्वी राज्यों की, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है झूमिंग या फिर झूम।
इस वाले क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है उसको झूमिंग कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे मध्य अमेरिका और मेक्सिको की। ये वाला जो क्षेत्र आप देख सकते हैं मानचित्र के अंदर, यहाँ पर बोला जाता है मिल्पा। थर्ड नंबर पर आता है इंडोनेशिया और मलेशिया। यहाँ वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस कृषि को बोला जाता है लदांग। फिर नेक्स्ट आता है वियतनाम, जहाँ पर इसको रे बोला जाता है। ब्राज़ील के अंदर रोका बोला जाता है। श्रीलंका के अंदर चेन्ना बोला जाता है, याद रखिएगा। फिर वेनेजुएला आ जाता है, यहाँ पर आदिकालीन निर्वाह कृषि को क्या बोला जाता है, कोनुको बोला जाता है। तो ये सभी नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, कुछ भी पूछ लेंगे कि रे कहाँ पर कहा जाता है आदिकालीन निर्वाह कृषि को। विकल्प दिए होंगे कई सारी कंट्रीज के, तो वियतनाम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मध्य अफ्रीका। ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या कहा जाता है, मसोले कहा जाता है। किसको, आदिकालीन निर्वाह कृषि को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत के अंदर स्थानांतरण कृषि के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं। अगेन याद रखिएगा, ये सभी नाम जो है ये किसके नाम है, आदिकालीन निर्वाह कृषि के। जो प्रिमिटिव कृषि कह दीजिए आप, या फिर हम स्थानांतरण कृषि कहें, कर्तन एवं दहन कृषि कहें, उन सभी के नाम है इतने सारे। पूरे भारत के अंदर भी कई सारे नाम हैं, विश्व के अंदर भी हमने 7-8 नाम देखे हैं लगभग। मध्य प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, बेबर या फिर दहिया। मानचित्र पर अगर हम देखें तो इस क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहा जाता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर क्या कहा जाता है, पोंडू या फिर पेंडा कहा जाता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है उड़ीसा में क्या कहा जाता है, पामाडाबी या फिर कमान या फिर शबरिंगा कहा जाता है। उड़ीसा कहाँ पर है मानचित्र में, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये उड़ीसा है। नेक्स्ट आता है पश्चिमी घाट पर, इसे क्या कहा जाता है, कुमारी नाम से बुलाया जाता है। अब पश्चिमी घाट कहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है जहाँ पर कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है, वालरा कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये वाला जो भाग है यहाँ पर वालरा कहा जाता है। झारखंड में इसे कुरुआ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंदर इसे दीपा कहा जाता है। तो ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए। 2-3 बार आप अगर मैप पर प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। अब मैप पर प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्ल्ड मैप लीजिए खाली, इंडिया के मैप लीजिए खाली। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन और चैप्टर्स करा रही हूँ मैं, साथ साथ में मैप पर प्रैक्टिस करते जाइए। तो सभी जो नाम है, जगह है, लोकेशंस, वो आपकी टिप्स पर आपको याद रहेंगे। अब सेकंड हम पढ़ने वाले हैं गहन निर्वाह कृषि। अगेन याद रखना है, गहन निर्वाह कृषि को हमने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन सी, चावल प्रधान और चावल रहित कृषि। कौन कौन सी, चावल प्रधान और चावल रहित कृषि। सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, चावल प्रधान कृषि पढ़ेंगे। तो अब ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है किन क्षेत्रों में की जाती है, इस प्रकार की कृषि एशिया के मानसूनी क्षेत्रों में घनी आबादी वाले इलाकों में की जाती है। कहाँ पर, जो एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड है, याद रखिएगा घनी आबादी वाले क्षेत्र, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइस डोमिनेटेड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये एक मुख्य चावल फसल यहाँ पर उगाई जाती है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। इसमें क्या होता है, भूमि होल्डिंग्स जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है। क्या मतलब हुआ कि जो भूमि की इकाइयाँ हैं वो काफ़ी छोटी छोटी होती है, छोटे छोटे टुकड़े लोगों के पास होते हैं, तभी तो इसका नाम क्या है, निर्वाह कृषि है। फिर है किसान मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की मदद से काम करते हैं। कि ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, पहले तो भूमि की होल्डिंग जो है वो छोटी है, साथ में इस पर काम करने वाले लोग कौन होते हैं, एक परिवार के सदस्य होते हैं। तो एक ही फैमिली एक बहुत ही छोटी सी यूनिट पे क्या करती है, कृषि करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, उत्पादन तो होगा लेकिन उस उत्पादन पर निर्भर लोग बहुत ज़्यादा है। तो किसान क्या करते हैं, मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की मदद से काम करते हैं। मशीनों का इसमें सीमित उपयोग होता है। जैसा कि हमने देखा इसमें श्रम ज़्यादा लग रहा है कि जो परिवार के लोग हैं उनकी मेहनत ज़्यादा लग रही है बजाय कि मशीनरी और टेक्नोलॉजी के।
प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन अधिक होता है, लेकिन श्रम उत्पादकता, मतलब जितने लोग हैं, मान लीजिए एक परिवार के 7-8 सदस्य है, तो वो जो काम कर रहे हैं तो श्रम उत्पादकता क्या हुई, कम हुई। लेकिन उस जो लैंड यूनिट है ये छोटी सी, इसके अंदर उत्पादन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हम देखेंगे किन क्षेत्रों के अंदर ये कृषि की जाती है कि मानसूनी क्षेत्रों में, यहाँ पर आप इंडिया का काफ़ी सारा भाग देख सकते हैं, फिर इस साइड भी आप देख सकते हैं, वो सभी क्षेत्र जहाँ पर मानसून आता है वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जाती है। नेक्स्ट हमारा आएगा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, जिसके अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, जौ और ज्वार उगाए जाते हैं। एरियाज़ की हम बात करें तो उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तर कोरिया और उत्तर जापान में, यही वाला जो क्षेत्र हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर जो शेडो की गई है ब्लैक की, उस सभी एरिया के अंदर गेहूं, सोयाबीन, जौ और ज्वार उगाया जाता है। गेहूं कहाँ मेनली उगाया जाता है, इंडो गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में। बाजरा की हम बात करें तो भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भागों के शुष्क हिस्सों में बाजरा उगाया जाता है। जो ड्राई रीजन्स है, शुष्क का क्या मतलब होता है, ड्राई होता है, ऐसे एरियाज जहाँ पर नमी ज़्यादा नहीं होती है, सूखे क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सी खेती की जाती है, चावल रहित खेती की जाती है, जिसमें गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार आदि उगाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा रोपण या फिर बागान कृषि। ये कौन सा है, अब यहाँ पर हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहला कौन सा था, निर्वाह कृषि था। निर्वाह के 2 टाइप थे, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। अब गहन के भी 2 टाइप हमने देखे, चावल प्रधान और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो सेकंड हमारा रहने वाला है रोपण या फिर बागान कृषि, जिसका प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी नाम है। अब यहाँ पर हिंदी में ही चाहे लिखा हुआ है प्लांटेशन कृषि क्या होती है, बागान कृषि क्या होती है, रोपण कृषि क्या होती है, तो ये सभी एक ही कृषि के नाम है। ये किन क्षेत्रों में की जाती थी, यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुरू की गई थी। मतलब जो यूरोपियंस हैं, ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ पर अपने उपनिवेशवाद स्थापित किए थे, उन क्षेत्रों के अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर की गई थी। अब यूरोपियन ने क्या किया, इन्होंने देखा कि जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की जलवायु है, जैसा क्लाइमेट है, उसी के सुटेबल जो फसल वहाँ पर उग सकती है वो उगाई। और वो कौन सी फसल होती थी, कमर्शियल होती थी मेनली, जिनको बेचा जा सके। तो मुख्य बागानी फसलें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, कॉफ़ी, कोको, रबड़, चाय, ताड़ का तेल, गन्ना, केला और अनानास। ये सभी फसलें किसके अंतर्गत आती है, प्लांटेशन के अंतर्गत आती है, जिसको हम रोपण कृषि भी कहते हैं। अब अगर हम प्लांटेशन की बात करें तो ये फसल कहाँ शुरू की गई, किस कंट्री ने इसकी शुरुआत की और उस कंट्री द्वारा किस कंट्री में ये फसलें उगाई गई। तो देश जिसने फसल शुरू करी है, फिर कौन सी फसल उगाई गई है और कहाँ पर उगाई गई है, उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे फ्रेंच ने कहाँ कौन सी फसल उगाई है, कोको व कॉफ़ी, जो कि पश्चिम अफ्रीका के अंदर उगाई। अगेन याद रखिएगा, ये सभी वो देश है जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपने उपनिवेशवाद स्थापित किए थे। तो फ्रेंच लोगों ने कोको व कॉफ़ी पश्चिम अफ्रीका में उगाई। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, चाय उगाई, कहाँ पर, भारत व श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट है ब्रिटिश, अगेन रबड़ कहाँ उगाया, मलेशिया के अंदर उगाया। फिर से ब्रिटिशर्स ने गन्ना और केला उगाया, कहाँ पर, वेस्ट इंडीज़ में। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने कई सारी जगह पे अलग अलग फसलें उगाई। डच जो कि हॉलैंड के लोग थे, उन्होंने इंडोनेशिया के अंदर गन्ना उगाया। तो ये वाला चार्ट भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए। और कोई भी चीज़ अगर फट से आपको ऐसे मेमोराइज करनी है तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या है, किसकी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। तो हम यहाँ जो देख रहे हैं फोटो, ये जो चाय के बागान हैं। अब इन चाय के बागानों की या फिर जो अन्य फसलें आती है इसके अंतर्गत, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इनके बड़े बागान होते थे, जैसा कि हमने यहाँ पर चाय का बागान देखा, ये काफ़ी बड़े बागान होते थे और एक क्षेत्र पर सिर्फ एक ही प्रकार की कृषि की जाती थी। बड़ा पूंजी निवेश, अब ये जो भी फसलें उगाई जाती थी, इसमें पूंजी जो कैपिटल है वो उसकी ज़्यादा नीड होती थी। पूंजी का क्या मतलब है, कैपिटल, याद रखना है।
अब कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्यों होता था? क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, मशीनरी का यूज़ होता है, लेबर का यूज़ होता है, साथ ही जो प्रबंधकीय व तकनीकी सहायता है उसकी भी नीड पड़ती है। गोडाउन्स होते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें, जो फसलें हैं उनका प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, बड़े बड़े गोडाउन्स चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है? कैपिटल ज़रूरी है, पूंजी चाहिए, पैसे चाहिए आपको। वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका रीज़न क्या है कि एकल फसल, सिंगल क्रॉप पर निर्भरता थी और इसके कमर्शियलाइजेशन भी किया जाता था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि सभी जो फसलें हैं वो, एक क्षेत्र पर आपने एक फसल उगाई, उससे जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो भी ज़्यादा हो, टाइम कम लगे। तो टाइम कम लगने के लिए यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? ज़रूरी फैक्टर है। सस्ता श्रम, यहाँ पर जितना भी लेबर चाहिए होता था वो लोग सस्ता श्रम ढूंढते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उपनिवेशवाद स्थापित किए और वहाँ पर उनको इजीली पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उन एरियाज़ में सस्ता लेबर मिल जाता था। परिवहन का अच्छा जाल, अब जो फसलें उगाई गई उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है उनकी प्रोसेसिंग के लिए, तो इनको एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जैसा कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक ट्रांसपोर्टेशन का जाल होना चाहिए प्रॉपर, जहाँ पे खेत, जो बागान है वो, प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हो गई, गोडाउन्स हो गए, वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। फिर एक्सपोर्ट करने के लिए भी क्या चाहिए? अच्छा परिवहन तंत्र चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, जिसको कि क्या कहा जाता है? व्यापक वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब यहाँ हमने देखा, यहाँ पर मुख्यतः क्या उगाया जाता है? अनाज उगाया जाता है। किन क्षेत्रों में की जाती है ये खेती? अर्धशुष्क और मध्य अक्षांशों के अंदर ये खेती की जाती है। कौन सी? व्यापक वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब यहाँ जो भी अनाज उगाया जा रहा है उसका मेन पर्पस क्या है? कमर्शियलाइजेशन हमें यहाँ पर दिखेगा कि व्यापारीकरण हो रहा है किसका? अनाज का। मुख्य फसलें कौन कौन सी है? गेहूं, मक्का, जौ, जई और राई, ये सभी क्या है? अनाज वाली फसलें हैं। यह कृषि सबसे अधिक विकसित कहाँ पर है? अब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा यूरेशियन, जो स्टेपी क्षेत्र है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है? स्टेपी क्षेत्र है, यहाँ पर की जाती थी। नेक्स्ट है कनाडाई और उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो कनाडा है, तो यहाँ पर क्या किया जाता था? खेती की जाती थी किसकी? अनाज फसलों की, जिनका की व्यापारीकरण होता था। नेक्स्ट है अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिका की पंपास, यहाँ पर ये जो है ये हमें देखने को मिल रहा है पंपास। फिर नेक्स्ट आता है दक्षिण अफ्रीका की वेल्ड क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर किसकी खेती की जाती थी? अनाज की कृषि की जाती थी। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे डाउन्स। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान, यहाँ पर हमें कैंटरबरी मैदान देखने को मिलेंगे। तो ये सभी जो मैदानी क्षेत्र थे, यहाँ पर ग्रेन कल्टीवेशन होता था किसके लिए? कॉमर्स के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसको मिश्रित कृषि भी कहा जाता है। कौन सी? मिक्स्ड फार्मिंग। तो यहाँ पर क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनके अंदर मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती थी? तो वो है उत्तर पश्चिमी यूरोप, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर पश्चिमी यूरोप हो गया, पूर्वी उत्तर अमेरिका हो गया, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है उत्तर अमेरिका के अंदर क्षेत्र। नेक्स्ट है यूरेशिया के कुछ भाग, ये जो आपने देखने को मिल रहा है यहाँ पर मानचित्र पर, यहाँ पर भी मिक्स्ड फार्मिंग होती थी। फिर दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण क्षेत्र पर, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि इन क्षेत्रों के अंदर भी मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि की जाती थी। तो मैप्स पर आपको याद होना चाहिए कहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग की जाती थी, कहाँ पर ग्रेन कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर किया जाता था। यहाँ पर खेत जो है वो मध्यम आकार के हुआ करते थे। किस आकार के? मध्यम आकार के, मीडियम साइज लैंड होल्डिंग्स होती थी। गेहूं, जौ, जई, राई, मक्का, चारा और जड़ वाली फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। साथ ही यहाँ पर पशुपालन भी किया जाता था, लाइव स्टॉक रियरिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें गाय, भेड़, सुअर और पोल्ट्री आदि, और ये एक मुख्य आय के स्रोत थे। अब एक बात यहाँ पर यह है कि जिन क्षेत्रों में कृषि की जाती है, साथ ही लाइव स्टॉक रियरिंग यानी कि पशुपालन किया जाता है, वहाँ पर उनके पास वर्ष भर काम होता है, तो आय भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और पशुपालन जो है यहाँ के लोगों का मुख्य आय का स्रोत है। अब कृषि कब होगी? जब वर्षा हो रही है,
या फिर जो कृषि ऋतुएं हैं, रबी हो गई, खरीफ हो गई, उनके अंदर कृषि हो रही है। बाकी टाइम क्या करेंगे? तो बाकी टाइम ये कृषक जो है, ये किसान जो है, पशुपालन करते थे और इन्हीं पर इनकी मुख्य आय निर्भर करती थी। अब ये जो पशु हो गए, इनसे क्या क्या प्राप्त होता है? खाल प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होता है, मांस हो गया और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हो गए। फिर जो दूध है उससे प्रोसेसिंग करके कई सारी चीज़ें निकाली जाती है, जैसे कि योगर्ट हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया। ये सभी चीज़ें जो है वो किससे मिलती थी? पशुपालन से मिलती थी। नेक्स्ट है, उन्नत मशीनरी का प्रयोग किया जाता था किसके अंदर? मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर। भवन, उर्वरक, हरी खाद के अंदर भी यहाँ पर उच्च निवेश किया जाता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उन्नत मशीनरी हो गई, सेकंड है भवन निर्माण हो गया, थर्ड है उर्वरक और चौथा है हरी खाद। इन सभी में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए था, उच्च निवेश किया जाता था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी थी वो ज़्यादा थी और इन लोगों की आय भी ज़्यादा थी। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? कृषि के साथ साथ में लाइव स्टॉक रियरिंग भी देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डेयरी फार्मिंग, जो मेनली दुग्ध कृषि जिसको हम बोलते हैं, उसकी बात हम करने वाले हैं। किन क्षेत्रों में की जाती है डेयरी फार्मिंग? यहाँ पर हम मानचित्र के अंदर देखेंगे तो अत्यधिक सघन पूंजी, मतलब अधिक पूंजी की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की नीड क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर पशु शेड चाहिए, चारे का भंडारण चाहिए, क्योंकि मेनली क्या है, ये डेयरी फार्मिंग है। तो डेयरी किस पर निर्भर करती है? पशुओं पर निर्भर करती है। तो लाइव स्टॉक की रियरिंग के लिए क्या चाहिए? चारा चाहिए, क्योंकि उन्हें डेली खाना भी देना पड़ता है। मिल्किंग मशीनें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होते थे? पशु होते थे। अब उन पशुओं को पालना, उनको टाइम टू टाइम चारा देना, फिर उनका दूध भी निकालना, जो कि लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर उस लेबर को रिप्लेस करना है तो हमें क्या चाहिए? मिल्किंग मशीनें चाहिए। पशुपालन और स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पशुओं से ही क्या हो रहा है? प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा, हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो इसकी क्वालिटी क्या होगी? डिग्रेड होगी डेयरी प्रोडक्ट्स की, जो कि क्या होगा? इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। अब अगर उस चीज़ से बचना है तो इन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पशुओं के स्वास्थ्य का, प्रजनन का और पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता था। साथ ही इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती थी, क्योंकि मिल्किंग मशीनें क्या करेगी? सिर्फ दूध निकालेगी, लेकिन अगर चारा प्रोवाइड कराना है, स्वास्थ्य सेवाएं देनी है इनको, तो हमें गहन श्रम की आवश्यकता भी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर डेयरी फार्मिंग की जाती है। फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिमी यूरोप। ये वाला जो आपने भाग देखने को मिल रहा है, उत्तर पश्चिमी यूरोप, यहाँ पर डेयरी फार्मिंग की जाती थी। नेक्स्ट है कनाडा, ये जो आपने क्षेत्र देखने को मिल रहा है उत्तरी अमेरिका के अंदर, कनाडा में। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, तस्मानिया हो गया, यहाँ पर मुख्यतः डेयरी कृषि की जाती थी। कौन सी? दुग्ध कृषि, जिसको हम बोलते हैं डेयरी फार्मिंग, प्रैक्टिस की जाती थी। तो ये भी क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी हो सकता है आपका सीधा 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए। अब नेक्स्ट हम कौन सी कृषि की बात करने वाले हैं? नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हमारा रहेगा मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, जिसको कि भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। अब ये जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड्स में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ गया है डायरेक्टली कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या होता है। तो ये एक 5 मार्क्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। इसकी विशेषताएं पूछी जाएगी, किन क्षेत्रों में की जाती है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपको पूछा नहीं जाएगा कि विशेषताएं क्या है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या है। तो विशेषताएं लिखनी है, किन क्षेत्रों में प्रैक्टिस की जाती है वो लिखना है, मुख्य फसलें कौन कौन सी है, साथ ही मैप भी बना सकते हैं आप, क्योंकि वो एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अत्यधिक विशिष्ट वाणिज्यिक कृषि ये है। भूमध्य सागर के दोनों ओर, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और ट्यूनीशिया तक, ये वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का ये जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण पश्चिमी भाग, यहाँ पर भी की जाती है। उत्तरी अमेरिका का कुछ भाग, दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग में भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जहाँ पर है, वहाँ पर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर किया जाता है। कैलिफोर्निया, मध्य चिली,
दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग, जो जो अभी मैंने आपको मानचित्र पर बताए हैं, यहाँ पर क्या की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। मुख्यतः यहाँ पर सिट्रस फल और सब्जियां उगाई जाती है। कौन कौन से, सिट्रस फल और सब्जियां। कोऑपरेटिव फार्मिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब सिट्रस फल के अंदर क्या आ जाता है, ग्रेप्स आ जाते हैं, अंगूर आ गए, नींबू आ गया और ऐसी कई सारी सब्जियां आ जाती है, जो कि मेनली वाणिज्यिक कृषि है, मतलब कमर्शियल एग्रीकल्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वाणिज्यिक क्या होता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसको कि सहकारी कृषि कहते हैं। किसान मिलकर संसाधन साझा करते हैं, कि जितने भी संसाधन उनके पास है, रिसोर्सेस हैं, उन सबको एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। सहकारी समितियां जो है, जो कि कोऑपरेटिव समितियां हो गई, वो इनपुट उपलब्ध कराती है और उत्पाद बेचने में भी मदद करती है। सस्ता उत्पादन यहाँ पर होता है, क्योंकि रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं। हर किसान को, हर कृषक को अलग अलग रिसोर्सेज परचेज नहीं करने पड़ते। साथ ही सहकारी समितियां यहाँ पर सहायता प्रदान करा रही है, तो इससे भी यहाँ पर सस्ता उत्पादन हो रहा है, कि जो इनपुट में कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है वो कम होता है। प्रमुख देश कौन कौन से हैं, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली के अंदर क्या प्रैक्टिस होती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसको कि सहकारी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव फार्मिंग, जिसको कि सामूहिक कृषि कहते हैं। सामूहिक कृषि से हमारा क्या तात्पर्य है, कि सामाजिक स्वामित्व पर आधारित ये कृषि होती है। मेनली कहाँ पर की जाती है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक कोलखोज मॉडल। कहाँ पर, पूर्व सोवियत संघ में ये कृषि शुरू की गई थी, जहाँ पर कोलखोज मॉडल शुरू किया गया था, और यहाँ सामूहिक कृषि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। अब ये जो कोलखोज वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोलखोज मॉडल वाला, कि कहाँ पर शुरू किया गया था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ये भी अगेन आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेथड्स ऑफ माइनिंग। सबसे पहले हमने देखे कृषि के जितने भी टाइप्स है, वो सभी कौन कौन से देखे हमने, निर्वाह कृषि देखा, फिर उसमें आदिमकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत हमने चावल प्रधान कृषि और चावल रहित कृषि देखी। फिर हमने और भी कई सारी प्रकार की कृषि देखी, जैसे कि प्लांटेशन हो गया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसको कि रोपण खेती कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग देखी, दुग्ध कृषि देखी हमने, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर देखा, सहकारी समिति वाला और सहकारी कृषि देखा, सामूहिक कृषि आदि टॉपिक्स हमने कवर किए। अब रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेथड्स ऑफ माइनिंग, मतलब खनन के तरीके। सरफेस माइनिंग है इसमें एक टाइप, और दूसरा है ओपन कास्ट या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग क्या हुआ, सतही खनन। ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है। हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दोनों टाइप्स। फर्स्ट है सरफेस माइनिंग, सेकंड ओपन कास्ट हो गया, डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये जो सरफेस माइनिंग है, नाम से ही पता चल रहा है सतही खनन, मतलब जो खनन है वो बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं है, सरफेस पर ही उपलब्ध है, बहुत कम खुदाई करनी पड़ती है, इसीलिए ये सबसे सस्ता भी है और आसान तरीके भी है। यहाँ पर सतह के पास पाए जाने वाले खनिजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसमें सुरक्षा और उपकरणों का कम खर्च किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई भी खनिज बहुत ज़्यादा अंदर होगा ज़मीन के, तो उसमें कई सारी टेक्नोलॉजी लगती है, मशीनरी लगती है, लिफ्ट्स लगानी पड़ती है, जो कि किसकी विशेषताएं हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग की, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जो सरफेस माइनिंग है, इसमें प्रोडक्शन बहुत ही तेज़ होता है, फास्ट प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ईजिली अवेलेबल है ये सारे जितने भी मिनरल्स होते हैं वो, और सतह पर है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनरी और टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सेकंड है भूमिगत खनन या अंडरग्राउंड माइनिंग, जिसका एक और नाम है कूप की खनन। वेरी इंपॉर्टेंट, कूप की खनन आ जाए तो फिर से अगेन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हो सकता है आप हिंदी वाले नाम से कंफ्यूज हो जाए, तो क्वेश्चन पेपर तो दोनों मीडियम में आता है, तो आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। जब खनिज गहराई में हो, विशेष लिफ्ट का प्रयोग होता है, ड्रिल का प्रयोग होता है, हॉलिज वाहन का प्रयोग होता है, वेंटिलेशन का भी प्रयोग होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ड्रिलिंग करके खुदाई करनी पड़ती है, फिर लिफ्ट भी लगानी पड़ती है, क्योंकि जो भी मिनरल्स आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से, वो ऊपर तो लाने पड़ेंगे अर्थ सरफेस पे, तो अब सरफेस पे लाने हैं तो आपको लिफ्ट का प्रयोग करना होगा। साथ ही आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर यूज़ होता है, साथ ही वर्कर्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जोखिमपूर्ण कार्य है ये, क्यों? क्योंकि धरातल के अंदर खुदाई करके किया जाता है। अगर यहाँ से ज़मीन ढह जाए तो क्या होगा, सभी मशीनरी नष्ट हो जाएगी, जो लोग हैं उनकी जान को भी खतरा है।
इसीलिए विषाक्त गैसें यहाँ पर उपलब्ध है, आग, बाढ़ आदि के खतरा यहाँ पर रहता है, इसीलिए इसको जोखिमपूर्ण कार्य कहा जाता है या फिर खतरे भरा कार्य हो गया। कौन सा? ओपन कास्ट या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग। अब खनन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? सबसे पहला तो हो जाएगा भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। कौन सा? भौतिक और आर्थिक। अब यहाँ से आता है एक 3 मार्क्स क्वेश्चन। अगेन याद रखिएगा 3 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि खनन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। फर्स्ट है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। आकार की जो खनन हो रहा है, जो मिनरल्स है वो कितने क्षेत्र में फैले हैं, किस क्वालिटी के मिनरल्स है। जैसे कि हम आयरन की भी बात करें तो उसमें भी कई सारी क्वालिटीज़ होती है। खनिज की स्थिति, मतलब कितना डीप है वो ज़मीन के, जितना डीप होगा टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, मशीनरी का उतना ज़्यादा उपयोग होगा, तो यहाँ पर जो कैपिटल का प्रयोग हो रहा है, पूंजी का प्रयोग होगा, वो ज़्यादा होगा, श्रम की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? मांग, मतलब मार्केट में कौन से मिनरल की कितनी डिमांड है उस पर भी डिपेंड करेगा क्या? माइनिंग। नेक्स्ट है तकनीक, जो मशीनरी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, उसका ज़्यादा यूज़ होगा तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, पूंजी का निवेश ज़्यादा करना पड़ेगा। अवसंरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। श्रम तो हो ही गया जिसको हम लेबर बोलते हैं। और परिवहन, परिवहन क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन की, एक जगह से दूसरी जगह अगर मिनरल्स को ले जाना है तो उसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क या परिवहन जाल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो कारक हो गए खनिज को प्रभावित करने वाले। अब अगर हम देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं इस चैप्टर से आपके बोर्ड्स के अंदर, तो यहाँ पर हम कुल 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? गहन या फिर सघन निर्वाह कृषि क्या होती है, जिसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण करें और एक दूसरे से कैसे भिन्न है। गहन निर्वाह कृषि के कौन कौन से 2 टाइप थे? चावल प्रधान और चावल रहित, और उनको एक दूसरे में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। किन क्षेत्रों में की जाती है उसका आप मानचित्र बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड रहेगा रोपण कृषि, जिसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कहते हैं, बागान कृषि भी कहते हैं। इसकी कोई 5 विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट 5 मार्क क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है माइनिंग के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? खनन के कौन कौन से? धरातलीय खनन हो गया एक तो, जो कि सरफेस माइनिंग है, और सेकंड आपका कौन सा है? कूप की खनन, जिसको भूमिगत खनन हम बोलते हैं, वो सेकंड टाइप हो गया। प्रत्येक प्रकार की 2-2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो 2 टाइप के खनिज हो गए, फिर दोनों की 2-2 विशेषताएं लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? आदिकालीन निर्वाह कृषि, जो कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, उसकी 4 विशेषताएं बताइए। तो निर्वाह कृषि के 2 टाइप थे, एक तो था आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। अब इन दोनों को बताना है आपको इसके अंदर, टाइप्स के अंदर, बट विशेषताएं किसकी लिखनी है? आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि कहा जाता है, कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमंतु पशुपालन, जिसको कि नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा था नोमैडिक हर्डिंग, तो इसके बारे में लिखना है। और व्यावसायिक पशुपालन, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग में 5 अंतर लिखिए। सबसे पहले तो एक एक आपको डेफिनेशन देनी है दोनों की कि क्या होती है, उसके बाद आपको 5-5 अंतर लिखने हैं दोनों के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पर एक MCQ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली कर्तन एवं दहन स्लैश एंड बर्न तकनीक से जुड़ी हुई है? फर्स्ट क्या है? आदिकालीन निर्वाह कृषि, सेकंड है मिश्रित कृषि, थर्ड है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, चौथा है गहन निर्वाह कृषि। तो स्लैश एंड बर्न कृषि कौन सी होती है? आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या नाम दिया गया? व्हाट वाज द नेम गिवन टू कलेक्टिव फार्मिंग इन सोवियत यूनियन? फर्स्ट है मिल्पा। मिल्पा कहाँ कहा जाता है? ये कहा जाता है मैक्सिको, और यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, मैक्सिको एंड मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र के अंदर मिल्पा नाम से बुलाया जाता है। सेकंड है कोलखोज। जो कोलखोज मॉडल है वो कहाँ पर अपनाया गया था? सोवियत यूनियन के अंदर। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लदांग कहाँ पर बोला जाता है? इंडोनेशिया एंड मलेशिया। याद रखिएगा, लदांग इंडोनेशिया एंड मलेशिया के अंदर बोला जाता है। नेक्स्ट है रे।
रे कहाँ पर बोला जाता है? वियतनाम के अंदर। किसको? आदिमकालीन निर्वाह कृषि को। ये सभी जो तीनों नाम हैं वो आदिमकालीन निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसके नाम है। कोलखोज मॉडल जो है वो सोवियत यूनियन का है, जो कि कहाँ पर है? कौन सी कृषि की जाती है सोवियत यूनियन के अंदर? यहाँ पर सामूहिक कृषि की जाती है। तो आज के सेशन में इतना ही। साथ ही आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। साथ ही बोर्ड्स एंड सीयूईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं। थैंक यू।